हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 7 हमारा चल रहा था, जिसमें हम पढ़ रहे थे परिवहन के बारे में। परिवहन के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे परिवहन के प्रकार, जिसमें हमने अब तक 2 परिवहनों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने वायु परिवहन, आज हम वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्थल परिवहन और जल परिवहन के बारे में अध्ययन किया था। आज का जो बिंदु है वो वायु परिवहन से संबंधित है। वायु परिवहन आप सब जानते ही हैं। वायु परिवहन जो होता है ये आपके स्थल भाग पे ना चल के ना ही पानी में चलता है, ये चलता है हवा के अंदर, ठीक है। जो कि आपके आकाश में जो भी आपको दिखाई देता है, प्लेन जो होता है, हवाई जहाज जिसे हम बोलते हैं, हेलीकॉप्टर होता है या फिर कोई जेट विमान होता है, ये सारे के सारे आपके वायु परिवहन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए वायु परिवहन की कुछ खास विशेषताएं भी है। वो विशेषताएं कौन कौन सी है सुन लीजिए। वायु परिवहन सबसे तीव्रतम व महंगा परिवहन साधन है। मतलब ये बहुत जल्दी तेज गति से जहां पर आपको पहुंचना है वहां पे तीव्रतम स्थिति में पहुंचा देता है, और साथ में इसकी जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी महंगी होती है, ठीक है। तो हमारी पहली लाइन यही है और ये परिभाषा भी है, ठीक है। वायु परिवहन सबसे सस्ता, वायु परिवहन सबसे तीव्रतम व महंगा परिवहन है, ठीक है। ये सबसे तीव्रतम है और सबसे महंगा परिवहन इसको माना जाता है, ठीक है। अब आगे सुनिए। देखिए तीव्रगामी होने के कारण ये लंबी दूरी की यात्रा को बहुत ही कम समय में इसको पूरी कर लेता। मतलब चाहे कितनी दूर आपको जाना हो, लंबी से लंबी दूरी में आपको जाना है, वो तीव्र गति से इस यात्रा को पूरी कर लेता है। इसलिए लंबी दूरी की यात्रा के लिए वायु परिवहन सबसे महत्वपूर्ण परिवहनों में से एक है, ठीक है। इसको मेंशन कर दीजिए। लिखना क्या है? तीव्रगामी जो आपका वायु परिवहन है, तीव्रगामी होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा के लिए यह परिवहन महत्वपूर्ण है। इस लाइन को आपको मेंशन करना है, ठीक है। लिख देंगे तीव्रगामी वायु परिवहन होने के कारण यह लंबी दूरी की यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवहन है, ठीक है। हम सब जानते हैं कि अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है और कम समय में अगर आपको जाना है तो सीधी सी बात है, आप वायु परिवहन ही पकड़ोगे, ठीक है। अब देखिए इस परिवहन की और खास विशेषता क्या है। यह परिवहन मूल्यवान वस्तुओं को तेजी के साथ में शीघ्रता से भेजने का कार्य भी करता है। कोई ऐसी वस्तु जो जल्दी खराब हो जाती है या फिर कोई ऐसी वस्तु जो बहुत ही कीमती होती है, जिसे सुरक्षित आप किसी स्थान पर पहुंचाने के लिए अगर आपको कोई परिवहन पकड़ना है तो वायु परिवहन सबसे महत्वपूर्ण परिवहनों में से एक माना जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई महंगी कीमती वस्तु है, जैसे कि मूर्तियां हैं, सोने चांदी का कोई ऐसा कोई गोल्ड है या फिर कोई ऐसा कोई भी कीमती वस्तु जो मूल्यवान है, उस वस्तु को अगर तेजी के साथ में किसी शीघ्रता से कहीं पर भेजना है तो वो आपके लिए वायु परिवहन सबसे मूल्यवान, सबसे बेस्ट परिवहन माना जाएगा, ठीक है। लिख दीजिए यह परिवहन मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित, पहली चीज तो क्या, सुरक्षित व शीघ्रता से अपने स्थान पर पहुंचाता है, ठीक है। यह परिवहन जो है कोई सी भी मूल्यवान वस्तु हो, चाहे वो मूर्ति हो, गोल्ड हो, चांदी हो, कुछ भी हो सकता है, इसको तेजी गति से, शीघ्रता से, सुरक्षित अवस्था में शीघ्रता से अपने स्थान पर यथावत जहां पर उसको पहुंचना है शीघ्रता से वो पहुंचा देता है, ठीक है। अब देखिए वायु परिवहन की और मुख्य विशेषताएं क्या है। देखिए ये जो परिवहन है, ना तो इसको कोई पर्वत रोक सकता है, ना हिम रोक सकती है बर्फ, ना कोई मरुस्थल क्षेत्र रोक सकता है। मतलब ये कि पर्वतीय, हिम और मरुस्थलीय क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने का अगर कोई मुख्य स्रोत, मुख्य परिवहन अगर देखें तो वायु परिवहन है। देखो अगर मान लीजिए पर्वतों की बात करें तो सीधी सी बात है, अगर पर्वत का भूस्खलन हो गया, पर्वत टूट गया,
ठीक है, गिर गया, कुछ भी हो गया, बारिश हो गई, तो आपका स्थल परिवहन पे चलने वाला सड़क मार्गों, रेल मार्गों, वो क्षति पहुंच सकती है, नुकसान हो सकता है और आपका परिवहन रुक सकता है। ठीक है, आप हिम क्षेत्र में चले जाइए, आपने देखा होगा कि सड़क परिवहन, रेल परिवहन, बर्फ पड़ जाती है तो वो परिवहन रुक जाता है। मरुस्थल क्षेत्र में चले जाइए, मरुस्थल क्षेत्र में भी स्थल परिवहन सक्सेस नहीं है। अगर मान लीजिए कोई तूफान या कोई ऐसा रेतीला तूफान जो कि बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है, तो आपका स्थल जो भाग है, सड़क है, बाढ़ ग्रसित हो सकती है, टूट सकती है, तूफान में कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के बात यह है कि यह जो परिवहन है इसको ना तो पर्वत रोक सकता है, ना हिम रोक सकती है और ना ही मरुस्थल क्षेत्र रोक सकते हैं। मतलब ये तीनों क्षेत्रों पर अगर किसी परिवहन ने विजय प्राप्त की है तो वो आपका है वायु परिवहन। इस लाइन को भी अपन मेंशन कर देते हैं, लिखिए कैसे, यह परिवहन, ठीक है, यह परिवहन किन किन क्षेत्रों पर, एक पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, हिम क्षेत्र, ठीक है, पर्वत क्षेत्र हो, चाहे वो हिम क्षेत्र हो या फिर मरुस्थल क्षेत्र हो, मरुस्थल क्षेत्रों पर विजय प्राप्ति वाला यह स्रोत वायु परिवहन सेवा है। आगे बात समझ में, ये ऐसा परिवहन है जो पर्वत पर, हिम क्षेत्रों पर और मरुस्थलीय क्षेत्रों पर विजय प्राप्ति का एक मुख्य स्रोत वायु परिवहन को माना है। ये वायु परिवहन इन सब को नेग्लेक्ट कर कर आगे की ओर निकल जाता है। इस परिवहन के माध्यम से भूस्खलन, हिमपात, बाढ़, ऐसी कई समस्याओं के अंदर भी इससे आपको फायदा भी है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति भूस्खलन में फंस गया, हिमपात वाले क्षेत्र में फंस गया या बाढ़ जैसे क्षेत्रों में अगर फंस गया, तो आप वायु परिवहन के जरिए उन लोगों को सेवाएं दे सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि भूस्खलन हो, चाहे वो हिमपात हो, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, तीनों ही स्थिति के अंदर यह परिवहन रुकता नहीं है। ठीक है, लिख देंगे इसको भी। इस परिवहन में किसी भी प्रकार का अवरुद्ध नहीं आता, जैसे कि बाढ़ की स्थिति हो, हिमपात हो या ठीक है, भूस्खलन हो। यह परिवहन निरंतर कार्य करता है। ठीक है, मतलब इस परिवहन को किसी भी प्रकार का अवरोध की आवश्यकता नहीं है, मतलब रुकावट, कोई भी रुकावट नहीं होती है, क्योंकि चलता ही आसमान में है, तो रुकावट तो कहां से होगी, चाहे वो भूस्खलन जैसी स्थिति पैदा हो जाए, चाहे हिमपात हो जाए और या फिर आपके बाढ़ जैसी स्थिति हो जाए, आपका परिवहन कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ये मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं वायु परिवहन की। ठीक है, और भी मैं विशेषता बताने वाला हूं आपको, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मैं बताऊं आपको इस परिवहन की एक खास विशेषता और है। इस परिवहन के माध्यम से सामरिक जो महत्व होता है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कुल मिला के बात यह है कि देश की अगर आपको सुरक्षा करनी है, देश की किसी भी प्रकार की विपदा, दूसरे देश से युद्ध होना है या किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा जैसी जो कि देश से संबंधित हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं सामरिक महत्व, इस सामरिक महत्व के अंदर यह परिवहन एक अहम भूमिका निभाने का कार्य करता है। आपने देखा होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटिश सेवाओं द्वारा ईरान में किए गए हवाई हमले इसके साक्षी है। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए किसी देश में आतंकवादी हमला हो गया है, तो उसको बचाने के लिए, उस देश को बचाने के लिए, उस आतंकवादी घटनाओं को लोगों को बचाने के लिए, तो आप इस परिवहन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और करते भी हैं। ठीक है, इसको मेंशन कर देंगे। इस परिवहन का सामरिक महत्व और भी बढ़ जाता है किसी भी युद्ध काल
की स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से यह परिवहन महत्वपूर्ण है। ठीक है, उदाहरण लिख देता हूं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका व ब्रिटिश, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और आपकी जो ब्रिटिश जो इंग्लैंड है उनके द्वारा ईरान में किए गए हवाई हमले और लोगों को वहां पर सुरक्षा भी दी गई। ठीक है, ब्रिटिश सेवाओं द्वारा ईरान में की गई हवाई हमले इसके उदाहरण है। ठीक है, यहां पर हवाई हमले एक सामरिक महत्व के लिए इंपॉर्टेंस हो गया कि अगर हमें किसी भी विपदा के अंदर कोई देश में कोई भारी समस्या हो गई, आतंकवादी हमले हो गए, युद्ध जैसी स्थिति पैदा होगी, जैसे कि रूस और यूक्रेन जैसी स्थिति आपने देखी होगी अभी आप, तो उसके अंदर क्या था, यूक्रेन को हवाई जैसी व्यवस्थाएं इंग्लैंड के द्वारा या फिर कई ऐसे देश थे जिन्होंने उसको यूक्रेन को सपोर्ट किया हवाई हमले के माध्यम से, और अपनी सुरक्षा के अंदर उस देश की सुरक्षा के अंतर्गत कई देशों ने उसके साथ सहयोग किया। ठीक है, अब इस तरीके की व्यवस्था जो है वो सामरिक महत्व के अंतर्गत आती है कि अगर देश को सुरक्षित रखना है तो आपको वायु परिवहन एक सबसे अच्छा, सस्ता तो नहीं कहेंगे, महंगा है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा, आगे सुनिए। देखिए, वायुयानों के निर्माण और उसकी कार्य प्रणाली अत्यंत विकसित सुयुक्त सुविधा से वे, अब जैसे इसके अंदर कौन कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे कि वायुयान जहां पर निर्मित किए जाते हैं, निर्माण किए जाते हैं, तो वहां पर कई अच्छी तकनीकी होना आवश्यक है। अगर मान लीजिए विमानशाला जो होती है, विमान जो आपका प्लेन होता है वो ज़मीन पे उतरता है, उस ज़मीन पे उतारने के लिए आपको बहुत लंबा एक रनवे चाहिए होता है। ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, अच्छे ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उस वायुयान के रखरखाव की व्यवस्था आपको करनी पड़ती है, या हवाई पथ जिसे हम बोलते हैं बंदरगाह, जहां पर आपका प्लेन उतरता है और वहीं से चढ़ता है। तो ऐसी सारी व्यवस्था आपको इस वायु परिवहन के अंदर देशों को करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से लिखना है, देखिए, वायुयानों के निर्माण की व्यवस्था, ठीक है, वायुयान शालाओं में विकसित सुविधाएं वायुयान को उतारने के लिए लंबा रनवे, ठीक है, जो आपने देखते हैं ना, लंबी सी जगह होती है जहां पे वो भागता है, उसे बोलता है रनवे। ठीक है, इसके अलावा ईंधन तो जरूरी है, बिना ईंधन के चल नहीं सकता। इसके अलावा वायुयान रख रखाव की व्यवस्था, ठीक है, इसके अलावा वायुयान पतन जिसे हम बोलते हैं बंदरगाह, अब इसकी लैंग्वेज में अगर कहें तो हवाई अड्डे बोलते हैं, हवाई अड्डे जहां पर प्लेन को उतारा जाता है। ठीक है, ये सभी सुविधाएं वायु परिवहन में करनी होती है। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आपको करनी होगी, तब जाके आपका वायु परिवहन सुविकसित तरीके से आगे की ओर बढ़ पाएगा। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए और क्या विशेषताएं हैं, सुन लीजिए। अमेरिका के अंदर अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन, ठीक है, मतलब जो ऐसे अंतरराष्ट्रीय वायुयान जहां पर हवाई अड्डे होते हैं, जहां पर नागरिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की व्यवस्था रखी गई है अमेरिका में बड़े स्तर पर। इसके अलावा अमेरिका जो है बड़े स्तर पर, युद्धों स्तर पर ये परिवहन विकसित करता है। ठीक है, अमेरिका में बड़े स्तर पर नागरिक उड्डयन और युद्ध स्तर पर वायुयान शाला जिसे हम बोलते हैं, हवाई अड्डे तैयार करता है।
आज 250 से अधिक वाणिज्य एयरलाइन पूरे विश्व के अंदर सेवा प्रदान करने का कार्य कर रहा है। इसको मेंशन कर दीजिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैं आपके सामने उतार रहा हूं। सबसे पहला तो अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन, ठीक है, मतलब नागरिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की पूरी व्यवस्था। इसके अलावा युद्धोत्तर स्तर, मतलब युद्ध स्तर पर जो आप कर सकते हो वो सारी व्यवस्था अमेरिका ने कर रखी है, ठीक है। स्तर पर विकसित वायु परिवहन व्यवस्था विकसित की है, ठीक है। युद्ध स्तर पर विकसित वायु परिवहन व्यवस्था विकसित की है, ठीक है। और इसमें एक लाइन और जोड़नी है आपको। आज 250 से अधिक वाणिज्य एयरलाइन, मतलब व्यापार के लिए एयरलाइंस जो होती है वो पूरे विश्व में सेवा प्रदान करने का कार्य कर रही है, ठीक है। आज 250 से अधिक वाणिज्य एयरलाइन संपूर्ण विश्व में सेवा प्रदान करने का कार्य कर रही है, ठीक है। और सुनिए एक लाइन और मैं बता दूं आपको। सुपरसोनिक जो वायुयान है, सुपरसोनिक का मतलब होता है बहुत तेजी गति से चलने वाला वायुयान, लंदन और न्यूयॉर्क के बीच में उसकी जो दूरी है उसे 3.5 घंटे के अंदर तय कर लेता। अब देख लीजिए लंदन कहाँ, न्यूयॉर्क कहाँ है। अब दोनों के बीच में 3.5 घंटे की दूरी तो आप एक विशेष विमान से ही तय कर सकते हैं, उसका नाम है सुपरसोनिक वायुयान, ठीक है। लिख दीजिए सुपरसोनिक वायुयान एक विकसित तकनीकी है जिसके द्वारा, कहां से कहां बताया मैंने आपको, न्यूयॉर्क और लंदन से न्यूयॉर्क की दूरी 3.5 घंटे में पूरी कर लेता है, ठीक है। ये सारा का सारा वर्णन आपके वायु परिवहन से संबंधित हो गया, ठीक है। बड़े स्तर पे मैंने वायु परिवहन की विशेषता बता दी, वायु परिवहन क्यों जरूरी है ये भी बता दिया, और विश्व स्तर पर वायु परिवहन की क्या स्थिति है वो भी आपको मैंने बता दिया। वायु परिवहन चाहे वो लंबी दूरी के लिए परिवहन हो, चाहे वो नागरिकों के लिए सुविधा दे रहा हो, चाहे वो युद्ध स्तर पर दे रहा हो सुविधा, चाहे वो सामरिक स्तर पर सुविधाएं दे रहा हो या व्यापारिक स्तर पर आपको सुविधाएं दे रहा हो, ये सारी की सारी सुविधाएं कम समय में लंबी से लंबी दूरी को आपको तय कर लेता है। बहुत कम समय में आपको कहीं पर भी ये वायु परिवहन पहुंचा देता है, ठीक है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, मैं बताऊंगा आपको, यहां तक आप उतार लीजिए। टॉपिक अपना अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग। एक मार्ग मैं अब आपको बता रहा हूं जो कहां से गुजरता है, जो बड़े स्तर पर महाद्वीपों को जोड़ने का कार्य करता है और बड़े स्तर पर व्यापार का कार्य, एक आर्थिक तौर पर अर्थव्यवस्था को जोड़ने का काम ये करता है, जिसका नाम है अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग, ठीक है। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए इस मार्ग की विशेषता क्या है, कहां से कहां ये गुजरता है, सुन लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में यह पूर्व से पश्चिम की ये पट्टी है, पहली लाइन आपको ही लिखनी है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में पूर्व से पश्चिम की यह पट्टी है, ठीक है। आपके उत्तरी गोलार्ध में पूर्व से पश्चिम की दिशा के अंदर ये पट्टी है जो इधर से इधर सुविधा देने का कार्य करती है। अब सुनिए कहां कहां से ये गुजरती है। सबसे पहले तो पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यहां से शुरू हो पूर्वी। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस मार्ग के अंदर ये जो मार्ग है अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग, जो परिवहन है वो किन किन महाद्वीपों को जोड़ता हुआ आगे की ओर निकलता है। तो सबसे पहले आता है पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ठीक है। अब आगे सुनिए,
पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, ठीक है। पश्चिमी यूरोप के बाद में दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक है। पहला पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को जोड़े, पश्चिमी यूरोप को जोड़े और दक्षिणी पूर्वी एशिया को जोड़े, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में वायु मार्गों का एक सघन जाल स्थापित करने का कार्य ये वायु मार्ग करता है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि आपको अगर देखना है कि ये वायु परिवहन का जो सर्वोत्तम जो जाल है वो आपको पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगा, पश्चिमी यूरोप में मिलेगा और दक्षिणी पूर्वी एशिया में आपको मिलेगा, ठीक है। लिख दीजिए, में वायु मार्गों का जाल सघन है, ठीक है। और ये जितने भी आ रहे हैं ये सब अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। आगे सुनिए, विश्व के कुल वायु मार्गों का 60% भाग का उपयोग अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, ये ध्यान रख लेना। सबसे ज्यादा अगर वायु मार्गों का अगर उपयोग कर रहा है तो वो विश्व में कौन कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, 60%, ठीक है। लिख दीजिए इसको भी, विश्व के कुल वायु मार्गों का 60% अकेले उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। मतलब सबसे ज्यादा अगर जाल आपको मिलेगा वायु मार्गों का तो कहां मिलेगा आपको? संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको मिलेगा। अफ्रीका, रूस के एशियाई, अफ्रीका है और इसके अलावा आपका रूस है, रूस के एशियाई भाग है और दक्षिणी अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव आपको देखने को मिलेगा। उसका कारण भी है क्योंकि यहाँ पर जैसे अफ्रीका को देख लीजिए, भूभाग तो बहुत बड़ा है लेकिन लोगों की संख्या आपको कम मिलेगी, ठीक है। विकसित स्थिति को भी डिपेंड करता है। विरल जनसंख्या वाला जो क्षेत्र होता है, अब जब जनसंख्या ही नहीं है तो वायु परिवहन की सुविधा देके करोगे क्या? आर्थिक विकास भी इंपॉर्टेंस हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई विकसित अर्थव्यवस्था वहां पर नहीं है तो वायु परिवहन जुड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। तो कौन कौन से क्षेत्रों में वायु सेवाओं का अभाव मिलेगा आपको? देखिए, अफ्रीका पहला, ठीक है, रूस और रूस के एशियाई भाग, रूस नहीं, रूस के एशियाई भागों, आगे बात समझ में, अफ्रीका है, रूस के एशियाई भाग है और दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में वायु मार्गों का अभाव मिलता है। और उसका कारण भी मैं लिख रहा हूं आपको, जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण है, दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांश के मध्य में जनसंख्या विरल है, मतलब बहुत कम लोग वहां पर उपस्थित है। आर्थिक विकास की स्थिति भी सीमित है, अब वहां पर वायु मार्ग आपको कम मिलेंगे, ठीक है। लिख दीजिए इसको भी, दक्षिणी गोलार्ध के कौन कितनी कितनी डिग्री पर? 10 से 35 डिग्री, 10 डिग्री से 35 डिग्री के बीच विरल जनसंख्या व आर्थिक गतिविधियां निम्न होने के कारण वायु परिवहन की सुविधाएं कम मिलेगी। मतलब ये कि सुविधाएं तो वहीं पर मिलेगी जहां पर जनसंख्या का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, सघनता ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं अफ्रीका की, रूस के एशियाई भाग की या दक्षिणी अमेरिका की, यहां पर वायु मार्ग कम मिलेंगे। उसका एक छोटा सा उदाहरण नीचे डाल रखा है। ये उदाहरण ये बताएगा क्यों, कारण क्या है वायु मार्गों का कम होने का। उसका कारण ये है, जैसे कि दक्षिणी गोलार्ध का 10 डिग्री से 35 डिग्री में अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको विरल जनसंख्या मिलेगी। अब जनसंख्या ही कम है तो वायु परिवहन क्या करेगा वहां पर? इसके अलावा आर्थिक गतिविधियां, अगर मान लीजिए कहीं पर निम्न स्थिति में है, अर्थव्यवस्था बहुत धीमी गति से चल रही है, तो वहां पर भी वायु सेवाएं जो होती है वो सीमित अवस्था में आपको उपलब्ध मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आज का टॉपिक हमारा ये वायु परिवहन कंप्लीटली आपको मैंने बता दिया। और सीधी सी बात है, इसकी छोटी सी परिभाषा याद रखना, वायु परिवहन एक
तीव्रतम महंगा परिवहन साधन है। ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, एक टॉपिक है नोडीय बिंदु। नोडीय बिंदु क्या होते हैं? कुछ ऐसे देश हैं जो कि कई मार्गों को एक साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, नोडीय बिंदु कहलाते हैं। मतलब बहुत सारे वायु मार्ग जो है वो इन्हीं क्षेत्रों से होकर निकलते हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है। ठीक है, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, शिकागो है। अब ये नोडीय बिंदु है, मतलब यहाँ कहीं से भी प्लेन आए यहाँ से जरूर होके निकलेगा। ठीक है, इसको लिख दीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोडीय बिंदु। अब नोडीय बिंदु मैंने बता दिया कौन कौन से आपके क्षेत्र है, जैसे कि न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, शिकागो, ये ऐसे क्षेत्र है जिसे वायु परिवहन के नोडीय बिंदु माने जाते हैं कि ये मुख्य बिंदु है, पूरे विश्व के लोग यहां से तो होके गुजरते ही हैं। आगे बात, मुख्य नोडीय मतलब केंद्र बिंदु हो गया, वायु परिवहन के केंद्र बिंदु, जिसे हम नोडीय बिंदु के नाम से जानते हैं। कि एक बार क्वेश्चन आया था कि नोडीय बिंदु वायु परिवहन के अंतर्गत नोडीय बिंदु वाले देश या क्षेत्र कौन कौन से, तो आपको लिखना है न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, शिकागो, और भी है। ठीक है, किताब में देख लीजिए। इस तरीके से अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है वायु परिवहन। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।